नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत शिफ्ट कर यहाँ यूहो और उसके दोस्तों पर आ जाता है जो कि कल के मैच के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ केटा और ज़्याओ बताते हैं कि हमें कल के मैच के लिए काफी बुरी फीलिंग आ रही है। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी परेशान था क्योंकि होली स्पिरिट चर्च की टीम में सो टांगिया भी मौजूद है। यहाँ ये लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर प्रिंसेस जीना इन लोगों के रूम में आ गई, जो कि आते यूहो का शुक्रिया अदा करती है आउटियान की जान न लेने के लिए। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हमारा आउटियान और एम्पायर का आपस में काफी अच्छा रिलेशन है, हम इसी वजह से आउटियान की जान कभी नहीं लेने वाले थे। लेकिन मिस टांग वुटोंग को तो अभी भी आउटियान पर थोड़ा बहुत गुस्सा था क्योंकि उससे मैच के दौरान लापरवाही करते हुए अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाकर यूहो की जान लेने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से मिस टांग वुटोंग ने आउटियान को थोड़ा सा ज्यादा डरा दिया। बेशक वो भी आउटियान को जान से नहीं मारना चाहती। दूसरी तरफ प्रिंसेस जीना यहाँ ये सारी बातें सुनकर रिवील करते हुए बताती है कि असल में आउटियान मेरा फियांसे है और इसी वजह से मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। यहाँ ये सारी बातें सुनकर तो ज़्याओ काफी क्यूट तरीके से प्रिंसेस वीना को कांग्रेचुलेशन बोलती है, जबकि कीटो भी उन्हें बता रहा था कि तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल की होगी। अभी अचानक वहाँ पर पीछे से प्रिंसेस जिया और साथ ही साथ मिस जावी भी अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर मिस जावी आते हुए कह रही थी कि आज का मैच तो तुम लोगों का काफी जरा अच्छा था, लेकिन प्रिंसेस जिया ने असल में सब लोगों को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो उनके साथ बैठकर एक मीटिंग कर सके। इसके लिए हम देखते हैं कि वो सबसे पहले तो वहाँ चारों तरफ एक साउंड बैरियर क्रिएट कर देती है और इसके बाद ये सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए, जहाँ पर यूहो प्रिंसेस जिया की तरफ देखते हुए कहता है कि यकीनन तुम क्राउन प्रिंस के किसी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करना चाहती हो। ये सुनकर प्रिंसेस जिया जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे, तुम हमेशा से एक समझदार इंसान हो। मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि रॉबिन राउंड के दौरान मैंने अपने एम्पायर की तरफ 3 ग्रुप ऑफ वॉरियर्स को बेचा था, लेकिन उनकी कोई भी खबर नहीं मिली। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरे साथ यहाँ पर एक लेवल 93 का डोलोसोल मास्टर भी आया था और पता नहीं अचानक वो भी गायब हो चुके हैं। जो सुनकर मिस ज़्यावी जवाब देते हुए कहती है कि इसका मतलब की सिचुएशन काफी जरा खराब हो चुकी है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। प्रिंसेस वीना आगे को बताती है कि हाँ, मैंने भी अपने एक डोनू मास्टर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, जिन्होंने बताया कि चारों तरफ मेंगडे सिटी के आसपास जाल बिछाए हुए हैं। यानी कि तुम समझ सकते हो कि हम तालाब में ऐसी मछलियां जिन्हें चारों तरफ से क्राउन प्रिंस और उसके साथियों ने घेर लिया, यानी कि क्राउन प्रिंस हमें यहाँ से जिंदा बाहर जाने नहीं देना चाहता। जो सुनकर यूहो समझ जाता है ये क्राउन प्रिंस ने हर एक अकेडमी के इलाइट वॉरियर्स को यहाँ पर बुलवा लिया है, या तो उन सबको अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर देगा या फिर वो उन्हें जान से मार डालेगा। यानी कि क्राउन प्रिंस ने आखिरकार जंग का ऐलान कर दिया है और जल्दी जंग शुरू हो जाएगी। जो सुनकर मिस ज़ावी जवाब देते हुए कहती है कि मैंने पर्सनली सारे के सारे माउंटेन्स को जांचा और मुझे मालूम हुआ कि मेंगडी सिटी के सारे साइड्स को घेर कर नहीं रखा गया, बल्कि 3 साइड्स पर आर्मी और कैंप्स जमा है, जबकि वेस्ट वाला साइड अभी भी पूरी तरीके से ओपन है। जिस पर प्रिंसेस जिया खुश होते हुए कहती है फिर तो वही सही रास्ता होगा, हम सब अपनी फोर्सेस को कंबाइन करते उसी डायरेक्शन से ब्रेक थ्रू करेंगे। मिस ज़ावी क्या बता सकती है कि आप लोगों के पास इस वक्त कितने डोलो सोल मास्टर है? जो सुनकर मिस ज़ावी जवाब देते हुए कहती है कि एल्डर जुआन, प्रिंसेस रुआन और 4 सी गॉड पेविलियन के एल्डर्स, ये 6 के 6 टाइटल लेवल सोलो डोल मास्टर्स है और बाकी थोड़े बहुत छोटे वॉरियर्स भी मौजूद होंगे। जो सुनकर प्रिंसेस जिया खुश होते हुए कहती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ, हम सबके कंबाइन करके टोटल 12 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स बन जाएंगे। वो 12 के 12 वेस्ट साइड से आसानी के साथ पेनिट्रेट करते हुए हम यहाँ से लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ यूहो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें वेस्ट साइड के उस रूट को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि क्राउन प्रिंस काफी जरा चालाक है, जरूर उसने वहाँ पर भी कोई न कोई जाल बिछा कर रखा होगा। जो सुनकर मिस्टर बीबी सवाल करते हुए कहता है कि यूहो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि 12 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर को इतनी आसानी के साथ हराया जा सकता है? जिस पर केटो जवाब देते हुए कहता है कि रिस्क बहुत है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि सन मून एम्पायर कैसे काम करता है, वो कोई भी एस्केप रूट नहीं बल्कि जरूर एक मौत का कुआं होगा। जो सुनकर तो प्रिंसेस जिया भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है कि हम लोग तो क्राउन प्रिंस की जाल में फांसी चुके थे, वो इतना सारा इवल होगा मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अभी अचानक प्रिंसेस वीना कहती है कि वैसे मेरे पास एक अच्छा प्लान है, इससे पहले कि वो हमें अपनी जाल में फंसा ले, हम लोगों को ही मेंगडी हाल में मौजूद क्राउन प्रिंस पर हमला कर देना चाहिए। एक बार क्राउन प्रिंस मारा गया उसके बाद चारों तरफ हलचल मच जाएगी, कोई भी प्लान अच्छे से नहीं चल पाएगा और हम लोग यहाँ से सेफली जा सकते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर में आने वाली जंग भी टल जाएगी। जो सुनकर तो प्रिंसेस जिया फौरन से एग्री हो गए और वो खड़े होते हुए मिस ज़ावी से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर आपका क्या कहना है? ये देखकर यूहो अपने मन में कहता है कि प्रिंसेस जिया इतने बड़े काम के लिए इतनी जल्दी एग्री हो गई, मुझे लगता है कि इन दोनों ने पहले से इस बारे में प्लानिंग और बात करी होगी, जबकि अभी तो ये सब इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि ये हमें भी अपने साथ शामिल कर सके। यूहो यहाँ पर उन लोगों को डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी, पर साथ ही साथ इसका इन्हें काफी जरा गहरा नुकसान भी हो सकता था। मिस ज़ावी भी इस बात को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो फौरन से खड़ी होकर बोलती है कि मैं अकेडमी की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, पहले मुझे अपने
फाउंडर से बात करनी होगी। जबकि मिस्टर बीबी भी सेम बात कहता है कि हमारा टांग सेट भी पहले सी गॉड पिविलियन के एल्डर से बात करेगा, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। कल के सेमीफाइनल के बाद हम दोनों प्रिंसेस को अपना जवाब दे देंगे। जो सुनकर प्रिंसेस जिया कहती है कि चले ठीक है, हम लोग बेसब्री के साथ खुशखबरी का इंतजार करेंगे। जो कहती है प्रिंसेस जिया और प्रिंसेस वीना वहाँ से जाने लगे। यहाँ उनके जाने के बाद मिस्टर बीबी कह रहा था कि ये दोनों प्रिंसेस कोई भी सिंपल लड़की नहीं, जबकि मिस जावी भी इस बात से एग्री करती थी और वो बताती है कि इन दोनों ही कंट्रीज का इस काम में काफी सारा फायदा है। इसलिए इस मिशन के दौरान चाहे लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए तब भी ये लोग क्राउन प्रिंस को खत्म करना चाहेंगे। लेकिन हम इसी तरह से किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें खुद का फायदा सोचना होगा। यहाँ ये लोग अभी इसी तरह की डिस्कशन कर ही रहे थे तभी अचानक प्रिंसेस जिया वापस से कमरे में इंटर हो गई, क्योंकि वापस आती कहती है कि मैं तुम्हारे प्रीवियस 7 शेक डेविल्स की टीम लीडर मा ज़ियाओटाओ के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो सब लोग फौरन अपनी जगह पर खड़े हो गए। मिस्टर बीबी हैरानगी के साथ सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास कैप्टन ज़ियाओटाओ के बारे में कोई न्यूज है। इस पर प्रिंसेस जिया जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मेरे एक आदमी ने रिपोर्ट करते हुए मुझे बताया कि पैलेस को एक लड़की गार्ड कर रही है जो कि मा ज़ियाओटाओ की तरह दिख रही थी, लेकिन वो होली स्पिरिट चर्च के एक इवल सोल मास्टर बन चुकी है, जिसे होली स्पिरिट चर्च के लोग फायर फिनिक्स होली मेडन कहकर पुकारते थे। जो सुनकर यूहो याद करता है कि लास्ट टाइम मिस ज़ियाओटाओ की बॉडी पर इवल सोल एनर्जी ने काबू कर लिया था और अब तो इन्हें मालूम ही हो चुका है कि मिस ज़ियाओटाओ इस वक्त होली स्पिरिट चर्च के साथ यानी कि पैलेस में मौजूद होगी। इसलिए पहले जहाँ टंगसेक्ट और शेक एकेडमी इस काम के लिए एग्री नहीं थे, अब शायद उन्हें एग्री होना पड़े। और यही तो प्रिंसेस जिया का प्लान था, जहाँ वो जाते जाते भी यूहा और उसके दोस्तों से कहती है कि कल के सेमीफाइनल में खुद का ध्यान रखना। यहाँ प्रिंसेस जिया के जाने के बाद मिस जावी गुस्सा होते हुए कह रही थी कि ये सच में बहुत ही ज्यादा चालाक निकली। सियासत करना तो कोई प्रिंसेस जिया से सीखे, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, हमें शायद मा ज़ियाओटाओ के लिए ये काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ केटो बताता है कि सन मून एम्पायर इस वक्त कई सारे टुकड़ों में बंटा हुआ है, क्योंकि सन मून एम्पायर के एम्परर की हालत काफी ज्यादा खराब है और दूसरी तरफ सारे के सारे प्रिंस न्यू एम्परर बनना चाहते थे। इसलिए इन लोगों की आर्मी एक दूसरे के साथ अक्सर लड़ती रहती है, लेकिन इस वक्त क्राउन प्रिंस की सियासत सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसी सियासत और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसने सन मून एम्पायर के एक बहुत बड़े हिस्से पर काबू कर लिया। यहाँ मिस जावी जवाब देते हुए कहती है कि इसका मतलब क्या, अब अगर सन मून एम्पायर के एम्परर को कुछ भी हो जाता है तो अगला एम्परर सीधा क्राउन प्रिंस बनेगा, जो कि हर एक कॉन्टिनेंट के साथ एक बड़ी जंग छेड़ना चाहता है। लेकिन अगर हमने इस ऑपरेशन को ज्वाइन करते हुए क्राउन प्रिंस को जाल से मार डाला तो सन मून एम्पायर में दोबारा से एक सिविल वॉर छिड़ जाएगी और इस वजह से जंग थोड़ी देर के लिए डिले हो सकती है, जो कि बाकी के कंट्रीज के लिए फायदेनाक है क्योंकि उन्हें फाइट के लिए तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन यह यूहो बताता है कि क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा चालाक और शातिर इंसान है। उससे पहले होली स्पिरिट चर्च और साथ ही साथ सन मून रॉयल एकेडमी को अपने साथ मिला लिया, जो कि उसकी ताकत को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इसी वजह से उस पर एम्बुश करके उसे जाल से मारना ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जो सारी बातें सुनकर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर सकते। फिलहाल हमें बड़े मकसद के बारे में सोचना होगा और अगर उसके लिए हमारी जान भी चली जाए तो ये एक छोटी सी कुर्बानी होगी। मिस सांग वुटुंग यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर सवाल करते हुए पूछती है, तो आखिर इसका मतलब क्या है, क्या हम इस ऑपरेशन को ज्वाइन करने वाला है या नहीं। जिस पर मिस जावी जवाब देते हुए कहती है कि अभी के लिए हम कोई फैसला नहीं करने वाले, बल्कि मैं पहले एकेडमी में जाकर रिपोर्ट करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़ियाओटाओ और तांगिया दोनों को पहले वहाँ से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ लूं। उसके बाद ही हम आगे कोई न कोई डिसीजन ले सकते हैं। जो सब कहते हुए मिस जावी वहाँ से जाने लगी, लेकिन जाते जाते वो मिस्टर बीबी की तरफ देखकर कहती है कि कल के मैच में कोई बच्चों वाली हरकत मत कर देना, तुम लोगों को खुद के इमोशंस पर काबू रखना होगा। स्पेशली मिस्टर बीबी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और ये इसलिए क्योंकि होली स्पिरिट चर्च में इस वक्त तांगिया भी मौजूद है, जो कि मिस्टर बीबी के लवर है और वो कभी भी उस पर हमला नहीं करना चाहेगा। इसी बात को लेकर मिस्टर बीबी भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जूसेनशिप मिस्टर बीबी से कह रहा था कि कल के मैच के दौरान इंडिविजुअल राउंड में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम मुझे फाइट करने के लिए भेजो, क्योंकि अपनी टीम में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वॉरियर मैं हूँ। यहाँ ये लोग इसी तरह की बातें कर ही रहते तभी अचानक इन्हें सामने से मिस वांग काइनीर आती हुई दिखाई देती है, जो कि फौरन से लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे अपने सामने देखकर ये लोग हैरान होते हुए यही सोच रहे थे कि अब इसे क्या चाहिए। तभी अचानक मिस वांग काइनीर कहती है कि तुम लोगों ने स्नो डीमन सेट के साथ आज की फाइट काफी अच्छी लड़ी, मैं तुम लोगों को जीत पर कांग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ और साथ ही साथ कल के मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि फाइनल में हमारी मुलाकात दोबारा से हो। जो सब कहने के बाद मिस वांग काइनीर यहाँ बिना कुछ सुने वापस से पलटकर वहाँ से जाने लगी। यहाँ ये सब देखकर जूसेनशी हक्का बक्का रहते हुए कहता है कि आज सूरज कहाँ से निकला था, मैंने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट किया था कि ये अकड़ू लड़की भी कभी किसी की तारीफ कर सकती है। पर दूसरी तरफ यूहा उसकी आंखों में देखकर समझ सकता था कि उससे उनकी फिक्र थी। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर होस्ट सब लोगों के सामने बता रही थी कि पूरे
पूरे 1 महीने के लगातार कॉम्पिटिशन्स के बाद आखिरकार वो एक्साइटिंग सेमीफाइनल्स का वक्त आ ही चुका है, जिसके लिए आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ चीफ रेफरी ने भी यहाँ पर सेमीफाइनल तक पहुँचने वाले उन चारों टीम्स को अरीना में इन्वाइट कर लिया था, जिनके इस्तेकबाल सारे की सारी ऑडियंस काफी ज्यादा पुरजोश होकर तालियों से कर रही थी। यहाँ शेक एकेडमी की टीम को देखकर सब लोगों ने वांग काइनीर का ही नाम लेना शुरू कर दिया था, जिससे साबित होता है कि वांग काइनीर कितनी ज्यादा फेमस हो चुकी है। और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि शेक एकेडमी के यहाँ तक पहुँचने की असली वजह तो मिस वांग काइनीर ही थी। मिस जावे भी इस बात को अच्छे से जानती थी, पर साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रही थी कि टांगस्टेड के बाकी के मेंबर्स हमारे शेक एकेडमी के बाकी मेंबर्स से ज्यादा ताकतवर है। अगर फाइनल में हमारा और उनका सामना हो जाता है तो पता नहीं कौन जीतेगा। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि हेवनली ड्रैगन गेट टीम भी अरीना में आ चुकी थी, जिसके बाद बारी आती है टांगस्टेड के टीम की। और इन तीनों ही टीम्स को काफी ज्यादा प्यार से अप्रिशिएट किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही चौथी टीम यानी कि होली स्पिरिट चर्च की बारी आई तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया और यहाँ सब लोग आपस में बातें करने लगे कि होली स्पिरिट चर्च ने पिछले मैचेस में कितना ज्यादा वॉयलेंस फैलाया, वो कितने ज्यादा खूंखार और बेरहम है, जिन्होंने किसी पर भी रहम नहीं किया। इवन कि यहाँ पर क्राउन प्रिंस की अपनी बहन प्रिंसेस तियानजुन वो भी इनिवल सोल मास्टर्स को देखकर कहती है कि मैं इन्हें अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि टांगस्टेड इन्हें हरा दे। इसलिए वो अपने मैंगो सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी के डिसाइपल्स के साथ मिलकर यहाँ टांगस्टेड को ही सपोर्ट करने लगी। ये सब देखकर ज़ाओ हैरान होते हुए कहती है कि होली स्पिरिट चर्च ने तो अच्छी खासी फाइट से लड़ते हुए सेमीफाइनल तक पहुँच गया, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा अनपॉपुलर क्यों है। उनके सपोर्टर्स यहाँ पर बिल्कुल भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे, जो सुनकर यूहा जवाब देते हुए कहता है क्योंकि वो इवल सोल मास्टर्स है। नॉर्मल लोग चाहे जितने मर्जी अच्छे हो जाए, वो कभी भी इवल सोल मास्टर्स को सपोर्ट नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वो हमेशा गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए खुद की कल्टिवेशन और पावर को इंक्रीज करते हैं। और यही वजह है कि सनमून एम्पायर ने कभी भी ऑफिशियली इवल सोल चर्च के साथ अपना कनेक्शन जाहिर नहीं किया। ये सब कुछ सीक्रेटली और बैकग्राउंड में चल रहा है, वरना इसकी वजह से सनमून एम्पायर एक जोक बनकर रह जाएगा। साथ ही साथ यूहो बताता है कि हमें कुछ भी करके होली स्पिरिट चर्च को इस सेमीफाइनल में हराना ही होगा, क्योंकि एक बार अगर हमसे वो जीत कर आगे चले गए तो उनका इस सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में विनर डिक्लेयर होना पक्का है, जिसकी वजह से इस कॉन्टिनेंटल सोल गाइडेंस कॉम्पिटिशन के हिस्ट्री पर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहता। यूहो जब यहाँ ये सारी बातें कह रहा था तो दूसरी तरफ मिस्टर बीबी टांगिया को देखकर इमोशनल हो रहा था। ये देखकर जूसेंची उसे समझाते हुए कहता है कि कोई भी बेवकूफी मत करना, क्योंकि बेशक शेक एकेडमी को हार और जीत का मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारा मुकाबला हार और जीत नहीं बल्कि मौत और जिंदगी का है। इवन कि ज़ियाओ भी मिस्टर बीबी से यही कह रही थी कि मिस ज़ियावी की बात को याद करो, आप बिल्कुल भी कोई गलती नहीं कर सकते, वरना इसकी कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी होगी। जो सुनकर मिस्टर बीबी भी दूसरी तरफ उसकी बातें समझ गया था। दूसरी तरफ केटा वो अपने मन में कह रहा था कि अब तो सोचने वाली बात यह है कि शेक एकेडमी और हेवनली ड्रैगन गेट टीम इन दोनों में से सेमीफाइनल राउंड में कौन जीतेगा। ऊपर की तरफ मौजूद क्राउन प्रिंस भी यहाँ पर सेम बात ही सोच रहा था, इसलिए वो मिसोने से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है, जिस पर मिसोने जवाब देते हुए कहती है कि फिलहाल के लिए दोनों ही टीम्स के कैप्टन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बात बताना मुश्किल है कि कौन विनर डिक्लेयर होगा। फिलहाल लोग इस फाइट को 2 ड्रैगन्स की फाइट कहकर बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही टीम्स के कैप्टन के पास ड्रैगन मार्शल सोल्स है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगन मार्शल सोल किसकी होगी। जो सुनकर तो क्राउन प्रिंस भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गए और वो साथ ही साथ सवाल करते हुए कहती है कि अगर मैं अपनी ड्रैगन मार्शल सोल को इनके साथ कंपेयर करूँ तो किसकी ज्यादा ताकतवर है, जिस पर मिस सोनिंग जवाब देते हुए कहती है कि यूर मेजेस्टी आपके पास पर्पल इंपीरियल डिस्ट्रक्शन ड्रैगन है, जो मार्शल सोल दुनिया को खत्म करने वाली सूरज से निकलने वाली डिवाइन ड्रैगन एनर्जी से बना था, एक ऐसा सुप्रीम रूलर जो कि डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर सकता। और दूसरी तरफ मामूली ऑर्डिनरी ड्रैगन्स, भला इन दोनों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है। जो सुनकर क्राउन प्रिंस खुश हो गया, क्योंकि वो ये बात जानता ना कि ये सच में उसके सामने मामूली कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं। साथ ही साथ वो मिस सोनी से कहता है कि वैसे तुम मेरी बीवी बनोगी, इसलिए तुम्हें भी इनको ज्यादा ताकतवर नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये तुम्हारे सामने चींटियों जैसे है, जिन्हें तुम फ्यूचर में ऑर्डर दोगी और ये तुम्हारे हर एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे बिना कोई सवाल करे। यहाँ दूसरी तरफ अब अरीना में हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने दोनों ही टीम्स को अरीना में इन्वाइट कर लिया था, जहाँ पर दोनों ही टीम्स फर्स्ट इंडिविजुअल मैच के लिए अपने अपने एक मेंबर को भेज देती है और हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही टीम्स के कैप्टन फर्स्ट इंडिविजुअल मैच लड़ने के लिए मैदान में आ चुके थे, जहां ऑडियंस तो इन दोनों को आमने सामने देखकर जोर से पागल हो रही थी। यहाँ यू टियानलोंग
लोंग और साथ ही साथ वांग काइनीर की काफी बड़ी ऑडियंस है। यू टियानलोंग यहाँ पर काफी कूल तरीके से मिस वांग काइनीर की तरफ देखकर कहता है कि मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ, क्यों न हम दोनों आपस में इस फाइट को और जरा इंटरेस्टिंग बनाए। मेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों में से जो भी लूजर होगा उसे अपने ओपिनियन के सेट या फिर अकेडमी को ज्वाइन करना होगा। बताओ क्या तुम्हें ये मंजूर है? जो सुनकर तो सब लोग ही शौक हो गए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन इस पर वांग काइनीर जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुमसे नहीं हारने वाली, और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो बेशक तुम हारोगे तो सही, लेकिन हमारी शेख अकेडमी तुम जैसे कचरे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो तो यू टियानलोंग की सीधी सीधी बेइज्जती थी, इसलिए वो गुस्से होते फौरन से अपने ब्लू ट्राइनोसोरस रेक्स थंडर ड्रैगन मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम्हें अपनी इन अल्फाजों की कीमत चुकानी होगी। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस वांग काइनीर ने भी अपने गोल्डन ड्रैगन की मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था, पर वो कोई जवाब नहीं देती। यहाँ इसी के साथ हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने इन दोनों की फाइट को शुरू करवा दिया, जहाँ पर दोनों ही वॉरियर्स धीरे धीरे होकर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। जहाँ पर हमला करते हुए हम देखते हैं कि मिस वांग काइनीर तो अपने गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ यू टियानलोंग के पास फिलहाल के लिए कोई भी वेपन नहीं, लेकिन फिर भी वो मिस वांग काइनीर को बराबर की टक्कर दे रहा था। यहाँ एक तरफ तो इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ इन दोनों के मार्शल सोल वाले ड्रैगन्स भी आपस में लड़ रहे थे। और जैसा कि ऑडियंस ने एक्सपेक्ट किया था कि ये फाइट दो ड्रैगन्स के दरमियान होगी, यहाँ पर अरीना में बिल्कुल वैसा ही सब चल रहा था। ये फाइट काफी ज्यादा तेज और जबरदस्त थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस वांग काइनीर अपने गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए यू टियानहाओ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक चलने वाली थी, लेकिन वो इसे जम करते हुए डॉज कर लेता है। साथ ही साथ उसने अपनी फिफ्थ मार्शल सोल स्किल थंडर हेल की टेक्निक का भी इस्तेमाल करते फौरन से वांग काइनीर को उसके अंदर कैद कर दिया, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि मिस वांग काइनीर को काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानती, बल्कि वो अपने गोल्डन ड्रैगन एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करते फौरन से यू टियानलोंग को पीछे की तरफ धकेल देती है, जहाँ ऊपर हवा में मौजूद यू टियानलोंग ने फौरन से अपनी ब्लू ट्राइनोसोरस थंडर रेक्स को समन कर लिया, और वो इसके थंडर ड्रैगन अटैक का इस्तेमाल करते हुए मिस वांग काइनीर पर हमला करना चाहता था। नीचे की तरफ मौजूद वांग काइनीर भी ये देखकर फौरन अपने गोल्डन ड्रैगन रोर को एक्टिवेट कर लेती है। जिन दोनों ही अटैक्स के एक दूसरे से टकराने की वजह से अरीना में काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। यहाँ जू सिंग शिव मिस्टर बीबी से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या सारे के सारे ड्रैगन्स और मास्टर इतनी ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिस पर मिस्टर बीबी तो कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट का फाइट खत्म होने के बाद ये दोनों ही थोड़े बहुत इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते और दोबारा से एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। जहाँ क्लोज कॉम्बैट में तो ऐसा लग रहा था कि यू टियानलोंग धीरे धीरे करके मिस वांग काइनीर पर भारी पड़ रहा था। वो इसलिए क्योंकि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसकी आंखें रेड हो गई, यानी कि वो अपने रेज फॉर्म में आ चुका है, जो देखकर तो मिस यांगनेन भी मिस वांग काइनीर के लिए परेशान हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू टियानलोंग यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पंच रेडी करते हुए मिस वांग काइनीर को हिट करना चाहता था, लेकिन उसने जैसे ये करने की हिम्मत करी तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि मिस वांग काइनीर ने भी अपने पीकॉक डांस आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई और वो यहाँ पर यू टियानलोंग के उस पंच को ब्लॉक कर चुकी है। और साथ ही साथ उसने काफी कूल तरीके से यहाँ पर यू टियानलोंग को पीटना शुरू कर दिया। यू टियानलोंग बेचारा तो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था और मिस वांग काइनीर उसे बहुत ही ब्रूटली हिट करते हुए अचानक नीचे पटक चुकी, जहाँ उसने काफी कूल तरीके से यू टियानलोंग की छाती पर पैर रख दिया था। चीफ रेफरी यू टियानलोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम हार मानना चाहते हो, जिस पर यू टियानलोंग गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, कभी नहीं। ये कहते उसने अपने थंडर क्लॉ को रेडी करते हुए तेजी के साथ वांग काइनीर पर हमला करने की कोशिश करी, पर वो वक्त रहते इस क्लॉ अटैक को डॉज करते हुए फौरन से पीछे हट जाती है। हम देखते हैं कि यू टियानलोंग यहाँ पर पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और इसी तरह गुस्से में आपस से बाहर हो जाने की वजह से वो लगातार मिस वांग काइनीर पर काफी रफ्तार से हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ मिस वांग काइनीर भी उसे बराबरी की रफ्तार में टक्कर दे रही थी। यहाँ पर इन दोनों के पंच के टकराते हम देखते हैं कि मिस वांग काइनीर के स्ट्रेंथ उस आर्मर की वजह से ज्यादा है, इसी वजह से यू टियानलोंग के बोन क्रैक्स हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं बैठता, बल्कि वो दोबारा उसे टूटे हाथ से थंडर ड्रैगन पंच का इस्तेमाल करते हुए फौरन से वांग काइनीर पर हमला करने लगा, जिसे वांग काइनीर अपने गोल्डन ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए कैंसल आउट कर देती है। साथ ही साथ मिस वांग काइनीर को ये बात भी समझ आ गई थी कि यू टियानलोंग इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानेगा, यानी कि मुझे उसे बेहोश करना ही पड़ेगा। जो सोचते मिस वांग काइनीर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यू टियानलोंग के दोनों हाथ पकड़कर अपने घुटने का इस्तेमाल करते उसके कमर पर प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से यू टियानलोंग वहीं पर बेहोश हो गया, जिसका मतलब कि मिस वांग काइनीर इस फाइट को जीत चुकी है। साथ ही साथ उसके पीकॉक डांस आर्मर का समय भी पूरा हो चुका था।